माननीय अध्यक्ष महोदया जी, माननीय सांसदों, युवा संसद के इस शीतकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महासचिव महोदय कृपया। Madam, would you like to take the oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In Telugu. కీర్తన అనే నేను సభా సభ్యురాలిగా ఎన్నికైనందున చట్టం ద్వారా స్థాపించబడిన భారత రాజ్యాంగంపై నిజమైన విశ్వాసం మరియు విధేయతను కలిగి ఉంటానని, నేను సార్వభౌమత్వాన్ని మరియు సమగ్రతను సమర్థిస్తానని దేవుని పేరు మీద ప్రమాణం చేస్తున్నాను. భారతదేశం మరియు నేను ప్రవేశించబోయే బాధ్యతను నమ్మకంగా నిర్వర్తిస్తాను. शाम को कथा जी का पैसा बना के सत्संग करा देंगे, सब भेज देंगे। सुश्री दीपिका यादव, जो असम के सिलचर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगी। सुश्री दीपिका यादव। Madam, would you like to take the oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In English. I, Deepika Yadav, having been elected a member of lower house of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Honorable members, as we meet today, it is my sad duty to inform the House the demise of great politician Shri Mulayam Singh Yadav. He was the founder patron of the Samajwadi Party. He was a socialist leader who served for 3 non-consecutive terms as the Chief Minister of Uttar Pradesh. Over his political career spanning more than 6 decades, being elected as Member of Parliament for 7 times and Member of Legislative Assembly for 10 times, the veteran politician was a prominent figure of his time in Indian politics. Unfortunately, he passed away on October 10, 2022 at the age of 82. माननीय अध्यक्ष महोदया, श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से मेरा मन बहुत व्यथित है। उनका जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की प्रमुख सैनिक की तरह भूमिका अदा की। वे एक विनम्र और जमीन से जुड़े नेता थे, जो लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने एक मजबूत भारत बनाने के लिए काम किया। उनके संसदीय हस्तक्षेप व्यावहारिक थे। उन्होंने सदैव राष्ट्र हित को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। ऐसे महान नेता को मैं माँ गंगा के स्तर से आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके समर्थकों और परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुख की इस बेला में मैं और मेरा दल आपके द्वारा एवं सदन के नेता के द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने को भी संयोजित करती हूँ। श्री मुलायम सिंह यादव जी के असामयिक निधन से देश को अपूर्णीय क्षति पहुंची है। श्री मुलायम सिंह जी सर्वसाधारण से जुड़े नेता थे।
वे आजीवन लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों पर चले। अपने राजनीतिक जीवन में वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1 बार देश के रक्षा मंत्री रहे। इन महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने अनेक अद्वितीय फैसले लिए। रक्षा मंत्री के रूप में उनके द्वारा लिए गए फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण फैसला था कि सैनिकों का पार्थिव शरीर उनके परिवार तक पहुंचाया जाए। उनका संघर्ष समाजवादी विचारधारा के साथ वंचितों को सशक्त बनाने के लिए जाना जाएगा। दुख की इस घड़ी में मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति। सदस्यगण गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। महासचिव शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजेंगे। जी महोदया। प्राइम मिनिस्टर में इंट्रोड्यूस न्यू मिनिस्टर्स टू द हाउस। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्रिमंडल के सभी नए सदस्यों का सदन से परिचय कराना चाहती हूँ। श्री आदित्य राय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री। श्री प्रखर परमार, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। We now move on to the question hour. Question number 101, Ms. Vidushi. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री महोदया जी से यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना SDS के तहत तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कार्रवाई की गई है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार का स्थानीय परंपराओं, रीति रिवाजों, खान पान की आदतों, ड्रेसिंग सेंस, सांस्कृतिक और कलात्मक तौर तरीकों को शामिल करते हुए उपरोक्त क्षेत्रों की आय बढ़ाने के लिए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार करने का विचार है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? धन्यवाद। पर्यटन मंत्री कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केंद्रीय एजेंसियों आदि को अपनी स्वदेश दर्शन योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना के तहत परिपथ थीम के अंतर्गत 10 परियोजनाओं की स्वीकृति भी प्रदान की है। पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण के साथ विकास हेतु स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में अपनी स्वदेश दर्शन योजना को नया रूप दिया है। महोदया, इसके अतिरिक्त पर्यटन उत्पादों का संवर्धन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में कई संवर्धनात्मक गतिविधियां करता है। इसमें अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के अंतर्गत मीडिया अभियान जारी करना, सोशल मीडिया कार्यक्रम, प्रचार प्रसार आदि भी शामिल है। धन्यवाद महोदया। Question number 102, Ms. Gracie. Honorable Speaker Madam, will the Honorable Education Minister be pleased to state the steps taken for effective implementation of NEP in schools all over the country? It is known that the age of admission in class 1 has been raised to 6 years, but has the concept of 3 years of preschooling, Anganwadi, Balwatika been implemented? Thank you, Madam. Honorable Education Minister, please. Respected Speaker Madam, I would like to announce that a letter has been circulated to the KVs all over India who had the provision of pre-primary classes running in earlier sessions, and also those KVs which had developed or constructed a new building have been asked to give the number of classes which are available for running preschools, Anganwadi, Balwatika as per NEP standards. A pilot project as designated has been implemented since 15th October 2022 in 50 KVs all across India, which have the proper infrastructure to run preschools, Anganwadi, Balwatika as per NEP 2020 standards.
So in this way, the concept of 3 years of preschooling has been implemented. Thank you, madam. Any supplementaries? Ms. Rashmi? Respected Speaker Madam, my question to the Education Minister is, what would be the effect of Adult Tinkering Labs, ATL, in the development of scientific attitude among the students? Thank you, Madam, for giving me a chance to speak. Minister, please. Respected madam, the teachers' use of technology will empower them to leverage an array of resources to provide more focused and personalized learning to the students. With this thought in mind, some of the schools have developed Adult Tinkering Labs, ATLs, which will help in developing a scientific attitude and a temperament among the students. A total of more than 8,700 ATLs. Madam, I repeat, 8,700 ATLs have been developed in schools all over the country. The establishment of ATLs has fostered curiosity and innovation among young minds, and it will also serve as a platform for promotion of world-class innovation hubs, grand challenges as startup businesses, and other self-employment activities, particularly in technology-driven areas. Thank you, madam. Question number 103, Ms. Udita Rathi. गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा माननीय नेता तेरा। प्रतिपक्ष, ये प्रश्नकाल है, आप सीधे प्रश्न पे आ जाइए। जी जी महोदया, मैं इन पंक्तियों के माध्यम से अपने प्रश्न पर ही आ रही हूँ। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी अमृत। माननीय अध्यक्ष महोदया, हम लोग बचपन से ही इन पंक्तियों को सुनते आ रहे हैं, परंतु आज जो गंगा के हालात हैं उसमें मोक्षदायिनी कहलाने वाली गंगा कितनी स्वच्छ है यह जग जाहिर है। आज मैं आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहती हूँ कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो कि 2014 में शुरू हुआ था, जिसका बजट 20,000 करोड़ रुपए था, उसके तहत अब तक कितनी प्रगति हुई है? अगर अब तक गंगा साफ नहीं हो पाई है तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद। जल शक्ति मंत्री कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि गंगा को स्वच्छ करने का काम तेजी से किया जा रहा है। जब से सरकार बनी है तब से तेजी से ही काम किया जा रहा है। Members, please maintain silence. महोदया, अब तक 251 सकल प्रदूषण उद्योगों को बंद कर दिया गया है और गैर अनुपालन सकल प्रदूषण उद्योगों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। 938 उद्योगों, महोदया 938 उद्योगों और 211 मुख्य नालों में प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग विकसित की जा रही है। नमामि गंगे परियोजना के तहत नदी के तट पर बसे गांव को गंगा ग्राम के रूप में विकसित कराया जा रहा है। इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के अधिकारियों, ठेकेदारों और सलाहकारों के साथ समीक्षा बैठक पूरी हो चुकी है एवं बिहार समेत 5 राज्यों में 1145 करोड़, महोदया 1145 करोड़ रुपयों की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। गंगा बेसिन के 5 प्रमुख राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सीवेज प्रबंधन की 8 परियोजनाएं शामिल की गई हैं। धन्यवाद महोदया। Respected leader of opposition, do you have any supplementaries? No, madam. Any other supplementaries? Miss Yogini. जैसा कि सरकार कह रही है कि गंगा को स्वच्छ करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, तो मैं माननीय मंत्री महोदया जी से यह जानना चाहती हूँ कि नमामि गंगे परियोजना और कितने वर्षों में पूरी होगी महोदया? धन्यवाद। Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, यह परियोजना लगभग पूरे उत्तर भारत को कवर करती है।
क्योंकि यह उत्तर में उत्तराखंड से पूर्व में पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है। परियोजना की लंबाई और चौड़ाई को देखते हुए इसे पूरा होने में 18 वर्ष का समय लगेगा। 18 वर्ष? महोदया, 18 वर्ष में तो आज जन्मा हुआ बच्चा मतदान के काबिल हो जाएगा। महोदया, सैकड़ों वर्षों से मैली गंगा को स्वच्छ करने में 18 वर्ष का समय अधिक नहीं है। माननीय विपक्षी सदस्यों ने समय को लेकर चिंता जाहिर की है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहती हूँ कि कर्म में अगर सच्चाई हो तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। कर्म में अगर सच्चाई हो तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा। वाह मंत्री महोदया, वाह। मंत्री महोदया, केवल कविता पाठ Members, साफ नहीं होगी। Please maintain decorum of the house. माननीय सदस्य धैर्य रखें। गंगा को स्वच्छ करने हेतु सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। धन्यवाद महोदय। Question number 104, Ms. Tanushree. Honorable Speaker, Madam. Will the Minister of External Affairs be pleased to state A. Whether the Minister has set up a mechanism for students to join or attend the studies abroad to contact the Ministry of External Affairs if they face difficulties there. And B. Madam, if so, the details thereof, and if not, the reasons therefore. Thank you. Minister of External Affairs, please. Honorable Speaker, Madam, welfare of Indians living abroad, including students, is the top priority of the Government of India. Indian missions posts have voluntarily registered all Indian nationals, including students living in different countries. We have already launched the Mother Portal in February 2015, extending a helping hand to all Indians living abroad. On 15 July 2016, the Mother Portal has also introduced the Students Module, enabling Indian students studying abroad to register and provide all necessary details about their stay. Besides creating a database of Indian students going abroad, the Ministry, through its missions, posts, has been regularly interacting with Indian students studying abroad and helping them to resolve the problems faced by them. Question number 105, Mr. Aditya. माननीय अध्यक्ष महोदया, क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट हुआ है कि आज की युवा पीढ़ी साइबर अपराधों के प्रति अधिक असुरक्षित है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार के पास ऐसे अपराधों को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कानून व्यवस्था के अलावा किसी प्रकार की जागरूकता कार्यक्रम संबंधी कोई योजना है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? धन्यवाद महोदया। Honorable Home Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि साइबर स्पेस के बढ़ते उपयोग के साथ युवा पीढ़ी भी साइबर अपराध के प्रति संवेदनशील होती जा रही है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र साइबर अपराध के प्रति जागरूकता फैलाने और साइबर अपराध से युवा पीढ़ी की रक्षा करने के लिए तंत्र विकसित करने हेतु प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है। केंद्र सरकार एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि सरकार साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है, जैसे SMS और सोशल मीडिया इत्यादि से संदेश भेजे जा रहे हैं। राज्यों के सहयोग से साइबर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन भी किया जा रहा है। इनके अलावा साइबर अपराध के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए यह कदम उठाए गए हैं। पहला, PM ई-विद्या और YouTube चैनलों के माध्यम से कक्षा 6वीं से 12वीं के छात्रों के लिए हर महीने के पहले बुधवार को साइबर सुरक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है। दूसरा, निष्ठा ICT पाठ्यक्रमों में स्कूल के पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रमों के एक भाग के रूप में साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा से संबंधित सामग्री को भी शामिल किया गया है। धन्यवाद महोदया। Now question hour ends and paper will be laid down. महासचिव युवा संसद को राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़ेंगे। Madam, I have to report the following message received from the Secretary of the Upper Chamber of the Youth Parliament is that the Chartered Accountant, Cost and Works Accountants and the Company Secretary's Amendment Bill 2021, which the government passed, has been rectified and is ready to be sent for President's approval. महासचिव राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक की प्रति सभा पटल पर रखेंगे। Madam, I lay a copy of Company Bill 2021 on the table. Now 0 hour begins. Ms. Shrestha. Honorable Speaker, Madam, with you as an intermediary, I would like to draw the attention of the House towards a very serious disease which has been spreading among the cattle all through the country. That is lumpy. Madam, lumpy is a type of skin disease due to which more than 97,000 of cattle were dead by the end of September 2022. Starting from the outbreaks in Gujarat and Rajasthan, within 4 months, cattle of 15 states across India were found infected by it. Although this virus affected the cattle of 15 states, but 65% of cases and the most death were from the state of Rajasthan. Madam Speaker, I would like to draw the attention of the House towards this important factor that though the disease was confirmed in November 2019, but till the date it has not been brought under control. As per official reports, government has already launched the vaccination for this virus. It is readily available in the market, but unfortunately, cattle death still continues. The death of cattle is an immense loss to the farmers, the pastoralists, and also for the nation. Madam, on one hand, our society has conceptualized the cow as Gau Mata and worships it. But on other hand, cattle in our country are dying and untimely death due to this lumpy virus. So, I would like to know from the government as to what steps have been taken by them to eradicate the virus and save the cattle of the country. Thank you, Madam. Mr. Suryansh. मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि 12 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण की प्रगति क्या है। धन्यवाद महोदय। संसदीय कार्य मंत्री कृपया। Honorable Speaker, Madam, I will convey these matters to concerned ministers. माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखना चाहूंगी। अनुमति है। महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि सरकार कोरोना और लंपी के प्रति पूर्णतया सचेत है। जो भी बच्चे 12 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उनका टीकाकरण लगातार किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में टीके की कोई कमी नहीं है। प्रत्येक दिन महोदया, प्रत्येक दिन अनेक बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि सरकार इस वैश्विक महामारी के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और इसके लिए सरकार अन्य देशों में भी कोरोना के टीके उपलब्ध करा रही है। मानव धर्म हमारी सरकार का परम उद्देश्य है और इसे निभाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। धन्यवाद महोदय। Madam, a serious breach of privilege has been committed by the panel during a CBI raid regarding seizing highly confidential note to the panel of information technology. Several key papers relating to committee deliberation were seized, which were maintained by the member for the purpose of questioning witnesses, examination of evidences, and so on. All deliberation and proceeding of committee are according to the rules of the procedure and to be treated as confidential till such time as it is presented before the House. Ms. Bhavya, have you given notice of it earlier? You may give due notice along with a copy of statement. I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like this.
Madam, I have already given the notice of it at 10:15 a.m. today. It will be examined when it comes to me. I shall consider it and let you know my decision. Thank you, madam. Honorable members, I have to make an announcement. On behalf of the honorable members of the House, I have great pleasure in extending a warm welcome to His Excellency, Mr. Li Chanshu, Speaker of the Chinese Parliament. An honorable member of Chinese parliamentary delegation who are on a visit to India are our honored guest. The other honorable member of the delegation is Mr. Wang Yi. It is a very high-powered delegation who reached Delhi on Tuesday, November 1st, 2022. They are now seated in special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. Now let us take up the calling attention. Mr. Abhinav Jain, Mr. Abhinav Patel, Ms. Anjali Dubey and Ms. Nandini Tiwari will call the attention of Finance Minister. Mr. Abhinav Jain, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान वस्तु एवं सेवा कर की दरों में हुई बढ़ोतरी से जनता की कष्टों में हुई बढ़ोतरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सुदामा के चावल हुए महंगे, दही हांडी मत करना रे, 2 रोटी गरीब की हुई मुश्किल, ये जीएसटी आला रे, ये जीएसटी आला रे। महोदया, जून 2021 में 92,800 करोड़ रुपए की तुलना में 56% की वृद्धि के साथ जून 2022 में 1,44,616 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ। जब सरकार को इतना राजस्व प्राप्त हो रहा था तो जनता को राहत देने के स्थान पर आहत करने का कार्य क्यों किया? गैर ब्रांडेड खाद्य वस्तुओं पर 5% जीएसटी ने सीधा गरीब वर्ग को प्रताड़ित करने का कार्य किया है। कृषि उत्पादों के भंडारण पर भी 5% जीएसटी लगा दी है। इसका सीधा असर खाद्यान्न की कीमतों पर पड़ रहा है, जिससे जनता त्राही कर रही है। महोदया, एक तरफ तो सरकार नगद लेन देन को घटाने की बात करती है, तो दूसरी ओर चेक बुक पर 18% जीएसटी लगाती है, जो अभी तक शून्य के दायरे में थी। यहाँ तक कि बच्चों की पेंसिल, शार्पनर व ड्राइंग कलर में भी 18% जीएसटी लगाती है। यह बाल-बन की कल्पनाओं व उनमें रंग भरने पर करारा आघात है। 4 लोगों के एक परिवार में इस जीएसटी की वृद्धि ने प्रतिमाह 1 से 1,500 रुपए का बोझ बढ़ाया। महोदया, 1 से 1,500। महोदया, ये जीएसटी अब गरीब सताव टैक्स बन गया है, गरीब सताव टैक्स, जिससे तत्काल प्रभाव से जनता को राहत दी जाए। धन्यवाद महोदया। वित्त मंत्री कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि खाद्यान्न वस्तुओं के पैक प्रोडक्ट्स एवं प्री पैक फूड आइटम्स पर जीएसटी लगाने का मुख्य उद्देश्य कर चोरी पर लगाम लगाना है। दाल, अनाज जैसे चावल, गेहूं और आटा आदि पर डिब्बाबंद और लेबल लगे होने पर जीएसटी लगेगा। वह भी तब जब इन खाद्य पदार्थों के सिंगल पैकेट का वजन 25 किलोग्राम तक होगा, लेकिन चावल, गेहूं, आटा, दाल जैसे खाने वाली वस्तुओं की पैकिंग लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के तहत होती है, तो 25 किलोग्राम से अधिक वजन के पैकेट पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एक दूसरी स्थिति भी है, यदि कोई खुदरा दुकानदार 25 किलोग्राम के पैकेट को सीधे विक्रेता तक या प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी से खरीदता है और खुदरा मात्रा में बेचता है, तो ऐसी स्थिति में ग्राहकों को जीएसटी नहीं देना होगा। महोदया, सरकार भी गरीब भाई बहनों के प्रति चिंतित है, इसलिए एक देश एक राशन कार्ड योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पूरे देश में लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बीपीएल परिवार को देश में कहीं भी 35 किलोग्राम अनाज प्रत्येक माह में दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत चावल 3 रुपए प्रति किलोग्राम और गेहूं 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया जाता है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इस 35 किलोग्राम अनाज पर कोई जीएसटी नहीं है, इसलिए खाद्य पदार्थों से वसूले जाने वाले जीएसटी से गरीब तबका अप्रभावित है। खाद्यान्न वस्तुओं पर जीएसटी लगाने का फैसला जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की सहमति से ही लिया गया है और ये बताने का प्रयास भी किया गया है
कि इस पर सभी राज्य सहमत थे और कुछ राज्यों में तो इस प्रकार का टैक्स पहले से भी लिया जा रहा था। महोदया, जैसा कि माननीय सदस्य ने जीएसटी को गरीब सताओ टैक्स कहा है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि जीएसटी गरीब सताओ टैक्स नहीं है बल्कि गरीब सेवा टैक्स है। जी हाँ महोदया, गरीब सेवा टैक्स। Mr. Abhinav Patel, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से जीएसटी की दरों में हो रही अधिक कीमतों में बढ़ोतरी की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश में गैर ब्रांडेड फूड आइटम पर 5% जीएसटी दर लागू होने के बाद खाद्य सामग्री महंगी हो गई है। हालांकि व्यापारियों की जीएसटी की आड़ में आटा, चावल, मैदा, दाल, सूजी आदि की कीमत जुलाई की शुरुआत से महीने के अंत तक 3 बार बढ़ा दी गई है महोदया, 3 बार। मैं अपने क्षेत्र में आम जनता से बातचीत तथा सर्वे के आधार पर मैं कह सकता हूं कि खाद्यान्न वस्तु की कीमत महीने भर में 15 से 20% तक बढ़ गई है। महोदया, जीएसटी की घोषणा के समय जो आटा 28 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा था वह मौजूदा समय में 33 रुपए किलो बिक रहा है। 35 रुपए में बिकने वाले चावल महोदया, 35 रुपए में बिकने वाले चावल 40-41 रुपए किलो बिक रहे हैं। अरहर की दाल जो 5 जुलाई को 100 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही थी वह आज 115 रुपए किलो बिक रही है। महोदया, मेरा मानना है कि सरकार को जीएसटी की आड़ में व्यापारियों की मनमानी को रोकना होगा। जनता इस दौड़ी मार से करा रही है, कीमतें स्थिर करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। धन्यवाद महोदया। मिस अंजलि दुबे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि सरकार का कहना है खुला, फुटकर व 25 किलो के अधिक के पैकेज फूड आइटम पर अब जीएसटी की नई दरें लागू नहीं होगी। ये बात जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने जैसी ही है। इससे खुले व मिलावटी सामानों की बिक्री बढ़ सकती है। इन सामानों की गुणवत्ता की गारंटी कौन देगा? चावल में कंकड़, आटे में मिट्टी, चावल में कंकड़, आटे में मिट्टी, 2 दाम ज्यादा लग गई जीएसटी। महोदया, सरकार आम जनता का निवाला छोटा भी कर रही है व कसैला भी। दाम अधिक, स्वाद कम, सेहत कम, ऐसी दोहरी नीति से बड़े बड़े व्यापारी लाभ कमाएंगे और जनता को 2 वक्त की रोटी भी नसीब न होगी। इस विडंबना की ओर सरकार को जल्द से जल्द अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धन्यवाद। मिस नंदिनी तिवारी। Honorable Speaker Madam, as per the GST Act 2017, the states were guaranteed compensation at the compounded rate of 14% from 2015 to 16 as the base year. For losses due to implementation of the regime for 5 years of its rollout, this came to an end. On June 30, the GST Council meeting held earlier this week did not take any decision on extending the compensation mechanism, despite demands from at least a dozen states. Madam, June 22 also saw the highest ever collection of compensation cess at rupees 11,018 crore since the implementation of GST. However, some states with relatively higher dependence on GST compensation within their revenue sources may find financial year 2023 to be a particularly challenging year. Madam, in 1,44,616 crore of GST collection, CGST is 85,306 crore and SGST is 32,406 crore. All the states have shown double-digit growth in GST collection. Central government should extend this compensation period with 2 years being lost in pandemic. States have sought an extension of this compensation period by 5 years. Thank you, ma'am. Finance Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों को कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों द्वारा रिपोर्ट की गई कीमतों की सटीकता की जांच करने के लिए फरवरी 2021 से एफसीआई के 162 मंडल कार्यालय और नेफेड के 17 क्षेत्रीय कार्यालय खुदरा कीमतों पर चावल, गेहूं, आलू, प्याज, टमाटर
और चीनी आदि 11 खाद्य पदार्थों पर दैनिक रिपोर्ट भेजते हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा जुलाई 2022 से बीपीएल कार्ड धारकों के लिए एवं एएवाई कार्ड धारकों के लिए खाद्यान्न वस्तुओं की कीमतें निर्धारित कर दी गई है। महोदया, लोगों को शुद्ध और बिना मिलावटी खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत अधिक संख्या में भोजन के नमूने लिए जाएंगे और मिलावटी भोजन पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदया, खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1800113921 भी जारी किया गया है। साथ ही ईमेल आईडी cfss.delhi@nic.in भी जारी की गई है, जिस पर आम लोग मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। टीम विशेष अभियान चलाकर भी कार्रवाई करेगी। टास्क फोर्स की मुख्य निगरानी खोआ, दूध, पनीर, घी और तेल पर नजर रखेगी। साथ ही इनसे बनने वाले सामानों पर भी टीम औचक निरीक्षण करके जांच करेगी। राज्यों को दिए जाने वाले क्षतिपूर्ति राजस्व के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। कुछ राज्यों ने ये भी मांग की है कि हमें अब ये क्षतिपूर्ति राजस्व केंद्र से नहीं चाहिए, हम राजस्व आय को आत्मनिर्भर उपायों से प्राप्त करना चाहते हैं। उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार इस संबंध में निर्णय करेगी। Now the House will take up consideration to the Mines and Minerals Amendment Bill 2021 that already has been introduced in last session. Coal and Mines Minister, please. आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम बढ़ाएं। आओ मिलकर नवयुग का नव भारत बनाएं। आओ मिलकर श्रेष्ठतम नव सृजित भारत बनाएं। आओ मिलकर नूतन सपनों का विकसित भारत बनाएं। Honorable Speaker, Madam, I have great pleasure and privilege to take up consideration on the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2021. This will be a milestone and a new chapter in the history of mining sector, a game changer for natural resources sector, and a great step towards self-reliant India, Atmanirbhar Bharat. The very purpose of this bill. The bill has several objectives. Primarily, it is attempting to harness the potential of mineral sector by increasing employment rates and investment levels within the mining and coal industry. It is looking to increase revenues generated by mining sector. In addition, a methodology is developed to enhance transparency in the overall auction process and in order to raise the levels of exploration and auction of mineral resources. Finally, it wishes to resolve the ramifications that have been occurring in the past. Salient features and provisions of the bill are: first, removal of restriction on end use of minerals. The bill allows center to reserve any mine other than coal, lignite, and atomic minerals to be leased for an auction for a particular end use. Such mines are known as captive mines. Second, sale of minerals by captive mines. As per the bill's provision, the captive mines can sell up to 50% of their annual mineral production in open market after meeting their own requirements. Third, auction by central government in certain cases. The Minerals Act 1957 provides that the state will conduct the auction process for mineral concessions. The amendment bill empowers the center to specify the time period for the completion of auction process in consultation with the state government. In case the state government fails to complete the auction process within the stipulated time period, the auctions will be held by the center. Fourth, mining leases. When a mining lease expires generally, the mines are leased to new persons through auction. In such cases, the statutory clearances issued to the previous lessee are transferred to the new lessee for a period of up to 2 years. The new lessee is required to obtain fresh clearances within these 2 years. However, the amendment bill replaces this provision and provides that transferred statutory clearances will be valid throughout the lease period of the new lessee. The bill also adds that the mines whose lease has expired may be allocated to a government company in certain cases. This will be applicable if the auction process for granting the new lease is not completed or the new lease has been terminated within a year of the auction. Further,
the Act provides that the period of mining leases granted to government companies will be prescribed by the centre. Ms. Speaker, Madam, I am confident that all honourable members of this House, irrespective of party affiliation, welcome the bill wholeheartedly and true. And we put forward mining sector, I now move that Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2021 be taken into consideration. Motion moved. Ms. Faiza Ansari. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ क्योंकि हमारे देश के खनन क्षेत्र का जीडीपी में केवल 1.75% का योगदान है, जबकि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो खनिज क्षमता में भारत के समान है, लेकिन इन देशों का जीडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान लगभग 7 to 7.5% तक है। यह बिल भारत की खनन क्षमता को बढ़ाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस बिल से भारत के स्पष्ट भूविज्ञानिक क्षमता ओजीपी वाले खनन क्षेत्रों में वृद्धि होगी, जो कि वर्तमान में भारत ने अब तक केवल 10% स्पष्ट भूविज्ञानिक क्षमता वाले खनन क्षेत्रों की खोज की है। भारत अब तक ओजीपी के केवल 5% क्षेत्र पर खनन कार्य कर रहा है, जबकि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ओजीपी के 70 to 80% क्षेत्र पर खनन कर रहे हैं। इस बिल से हमारे देश की रत्नगर्भा वसुंधरा से अधिक खनिज संसाधन प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद महोदय। Ms. Hanshika Rawat. Honorable Speaker, Madam, I strongly favor this bill for the development of mining sector in our country due to following reasons. First, the bill will help to generate employment in the mining sector. The Ministry of Mines has claimed an increment of about 55 lakhs direct and indirect employment to be generated due to the reforms. Second, the government through this amendment is making an effort to attract domestic as well as foreign investment in the mining sector, plus involvement of safe and effective technology in this sector. Also, the government has permitted 100% FDI under automatic route for sale of coal for coal mining activities, including associated processing infrastructure. Third, the bill allows the leaseholders of captive mines to sell up to 50% of the road into the open market. So, I favor this bill. Ms. Mehak Yadav. Honorable Speaker, Madam, I disagree with some provisions of proposed bill and many things which could help in the upliftment of mining sector has been left in this bill. This bill cannot assure rehabilitation and compensation to residents of mining zone. It has not clear agenda of generation of employment. It is not giving the guarantee of 100% transparency in the auction process. Madam, can this bill as adequate provision give satisfaction on above mentioned points? That's why once again I express dissatisfaction with this bill. Thank you, Madam. माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस बिल का विरोध करती हूँ क्योंकि खनन क्षेत्रों के अंतर्गत बहुतायत में जनजातीय समुदाय जो कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है वह रहते हैं। खनन क्षेत्रों में वृद्धि के कारण जनजातीय समुदाय के निवास स्थान के लिए खतरा उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से पुनर्वास और मुआवजा एक अहम मुद्दा है। लेकिन क्या इससे संबंधित कोई प्रावधान इस बिल में किया गया है? यदि नहीं, तो इस बिल के पास होने से क्या फायदा होगा? एक खदान की नीलामी प्रक्रिया संबंधी शक्तियां राज्य सरकार के हाथों में होती है, लेकिन दो भिन्न राजनीतिक दलों के मामले में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों में अस्पष्टता हो सकती है। केंद्र और राज्य में दो सत्तारूढ़ दलों के मध्य शक्तियों की अस्पष्टता के कारण खनन क्षेत्र के विकास को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की जरूरत है, जिसे सार्वजनिक और आर्थिक विकास के हित में काम करने हेतु अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। लेकिन इससे संबंधित कोई प्रावधान इस बिल में
नजर नहीं आ रहा है। क्या इस बिल के पास हो जाने से खदान नीलामी प्रक्रिया में होने वाले भाई भतीजावाद पर रोक लग जाएगी? क्या सरकार इसकी गारंटी प्रदान करती है? सभी मार्गीय सदस्यगण भलीभांति जानते हैं कि खदान नीलामी प्रक्रिया में समय समय पर बंदरबांट होती रही है, भ्रष्टाचार के मामले भी उजागर होते रहे हैं। क्या यह बिल इन सभी विसंगतियों को रोकने में कारगर होगा? इस पर मुझे संदेह है। अतः इस बिल को और प्रभावी बनाकर पास किया जाए तो राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद। Honorable Prime Minister. Honorable Speaker Madam, having agreed with the content and provisions of Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2021, I endorse this bill as a great step towards self-reliant India, Atmanirbhar Bharat, and develop the mining sector in our country. This bill has sufficient provision to transparency in the auction process, enhancing employment and attracting domestic as well as foreign investment. It emphasizes on increasing the contribution of mining to GDP, removal of non-exclusive license regime, extension of mining leases to government companies, and district mineral foundation. Speaker Madam, the most important part of this bill is to have provision of removal of distinction of captive and non-captive mines and transfer of statutory permissions will help attract investors. That's why I humbly request all the members of the House to support this bill and get it passed with remarkable majority. Thank you, Madam. माननीय कोयला एवं खदान मंत्री कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा इस बिल के संबंध में व्यक्त की गई आपत्तियों और संदेहों को ध्यानपूर्वक सुना। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करती हूँ कि यह बिल इन सभी आपत्तियों और संदेहों का निराकरण करेगा और साथ ही पंचप्राण के स्तंभों में से आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के सपने को साकार करेगा। जैसा कि इस बिल में जनजातीय समुदाय जो कि खनन क्षेत्रों में रहते हैं उन पर ध्यान देने के पर्याप्त प्रावधान है। यह बिल खदान नीलामी प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी बनाएगा। पारदर्शिता से संबंधित प्रावधान स्पष्ट एवं पर्याप्त। यह बिल खनन को पर्यावरण अनुकूल बनाएगा। इस बिल में पर्यावरण प्रभाव आंकलन का भी स्पष्ट प्रावधान है। यह बिल निश्चित रूप से खनन क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़ाएगा एवं पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। अतः सभी माननीयों से मेरा निवेदन है, इस बिल का तहे दिल से स्वागत करते हुए इसे सदन में प्रचंड बहुमत से पारित करवाएं। धन्यवाद महोदय। Now the question is that the bill to improve mining sector in our country at par with international standard be taken into consideration. Those in favor may please say aye. Aye. Those against may please say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Now the question is that clause 2 to 4 stands part of the bill. Those in favor may please say aye. Aye. Those against may please say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Clause 2 to 4 stands part of the bill. Now the question is that Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor may please say aye. Aye. Those against may please say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Minister of Coal and Mines, please. Madam, I move the bill be passed. Motion moved that the bill is passed. Those in favor may please say aye. Aye. Those against may please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and bill be passed. Now the House will consider the resolution of private member. Ms. Vaishali Kanojia, please. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी अनुमति से सदन में चर्चा हेतु घरेलू कामगारों के अधिकार बिल को पेश करती हूँ। महोदय, हाल ही की एक घटना ने सुर्खियों में जगह पाई थी, जिसमें झारखंड की एक सुशिक्षित पूर्व IAS अधिकारी की पत्नी ने अपने घर में काम करने वाली आदिवासी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसमें लगाए गए आरोप
भयावह थे, जिन्हें मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहती। इस घटना को अपने घर में काम करने वालों के साथ दुर्व्यवहार का एक एक्सट्रीम उदाहरण ही माना जा सकता है। आज जो लाखों लोग घरों में काम करते हैं, उनके पास ना के बराबर अधिकार हैं। महोदया, घरों में काम करने वालों के अधिकारों से संबंधित यह बिल मैं सदन में चर्चा हेतु पेश करती हूँ। Motion moved. Ms. Vaishali Kanodia, if you want to say something, you can speak. धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदया। यह जो बिल मैं लेकर आई हूँ महोदया, ये कई सदस्यों की सहमति पर आधारित है। इस बिल के समर्थन में वह कई सदस्य जो आज उपस्थित नहीं हैं और वे सभी सदस्य जो किसी भी पार्टी, ट्रेजरी बेंच या विपक्ष के हम सब ने कई दफे इस मुद्दे पर चर्चा की है। तो मैं इसे व्यक्तिगत बिल नहीं मानकर एक सामूहिक सोच, एक सामूहिक दृष्टिकोण मानती हूँ। महोदया, वो जिनके हाथों में हर वक्त छाले रहते हैं, वो जिनके हाथों में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पर महल वाले रहते हैं, महल वाले रहते हैं। महोदया, घरों में काम करने वालों की नियोक्ता भारत के मध्य व उच्च वर्गीय लोग होते हैं और आमतौर पर उनके पास ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जिससे घरेलू सहायकों की अधिकारों एवं अस्मिता की रक्षा की जा सके। महोदया, मेरी सदन से गुजारिश है कि मानवता के नाते इस दिशा में सक्रिय होकर जल्द से जल्द डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए नया कानून बनाया जाए। धन्यवाद महोदया। Ms. Vidushi. धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदया। सदन ये भली भांति जानता है कि हम विकसित भारत की ओर अग्रसर हैं। जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों के अलावा एक देश के रूप में विकसित होना भी महत्वपूर्ण है और ये हमारे नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार करने से ही होगा। अगर हमारे लाखों डोमेस्टिक हेल्पर्स अमानवीय परिस्थितियों में जी रहे हैं तो यूनिकॉर्न और अरबपतियों की संख्या में भी इजाफा होने से क्या हो जाएगा। हाल ही में झारखंड में हुई घटना हमारे लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। महोदया, घरेलू कामकाज करने वाले लोग भी आखिर इंसान ही होते हैं। कल्पना करें क्या हो अगर हमें सप्ताह में एक भी दिन की छुट्टी ना दी जाए। अगर हमारे जीवन में काम से कोई ब्रेक नहीं हो तो हमारे लिए वीकेंड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन भारत के अधिकांश डोमेस्टिक हेल्पर्स की आज यही दशा है। सिंगापुर, कई बड़े शहरों में तो यह नियम है कि घरेलू कामकाज करने वाले लोगों को एक दिन की छुट्टी दी जाती है। हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं। इसलिए सदन से मेरा आग्रह है, मेरी अपील है उन तमाम डोमेस्टिक हेल्पर्स की तरफ से जो इस दशा में काम कर रहे हैं कि उनकी दुर्दशा को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए कानून बनाया जाए। कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी जो घरेलू सहायकों के निवेदन को बयां करती है। मानव होकर मानवता पर क्यों कलंक लगा रहा है? ईश्वर ने भेजा तुझे इस धरती पर कुछ नेकी करने को, तो इस कदर मनुष्यता को क्यों भुला रहा है, क्यों भुला रहा है? मरण कण इतिहास तेरा, मरण कण इतिहास तेरा, यही तो भविष्य है। फिर इस पर क्यों कलंक लगा रहा है, क्यों कलंक लगा रहा है? धन्यवाद। Honorable Minister of Labour and Employment, please. Honorable Speaker Madam, I congratulate the mover of the resolution as well as other honorable member who has spoken on the resolution for focusing on this vital issue. Madam, the purpose of my intervention is only to place before the House various efforts made or to be made by the government. The central government has not enacted any separate law to protect the interest of domestic workers. However, the Ministry of Labour and Employment is considering to formulate a national policy on domestic workers, which is in the draft stage. Madam, the salient features of the proposed draft national policy on domestic workers are as follows. First, inclusion of domestic workers in the existing legislation. Second, domestic workers will have the right to register as unorganized workers. Such registration will facilitate their access to rights and benefits. Third, protection of domestic workers from abuse and exploitation. Fourth, domestic workers to have access to courts, tribunals for grievance redressal. Fifth, establishment of a grievance redressal system for domestic workers. Madam, besides this national policy,
The Unorganized Workers Social Security Act 2008 has been enacted for providing social security to all unorganized workers, including domestic workers. In the views of the above mentioned efforts taken by the ministry, Madam, through you, I request Ms. Vaishali Kanodia to withdraw the resolution. Thank you, Madam. Ms. Vaishali Kanodia. Honorable Madam, I am grateful to the Honorable Minister of Labour and Employment for lending support to my resolution. In a view of assurance given by the Honorable Minister, I hope that the government will take all required measures to fulfill the desired expectation. Therefore, I may be allowed to withdraw this resolution. Thank you. Has the honourable member leave of the House to withdraw her resolution? Yes. The resolution by the leave of the House is withdrawn. Now the House is adjourned.